हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि आप टाइटल देख ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जेट 2018 में एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए यार वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, इससे आपको यह नॉलेज हो जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से और कौन कौन से बेस्ट क्वेश्चन है अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी की नॉलेज के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं और इस पेपर को भी हम यार टेस्ट टाइम में ही क्लियर करेंगे, क्योंकि यार आपको क्वेश्चन क्लियर भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉलेज का पता भी चलना चाहिए कि आपको कितना क्या आता है और कितना क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम इस दोनों टाइम में क्लियर करेंगे, टेस्ट टाइम में भी और सभी को क्विज टाइम में भी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है प्रताप या C50 किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताएंगे यार, प्रताप C50 किसकी किस्म होती है। मूंगफली की होती है, तिल की होती है, मूंग की होती है, फिर धान की होती है। जल्दी से बताएंगे यार, प्रताप C50 किसकी किस्म होती है। मूंगफली की होती है, तिल की होती है, मूंग की होती है, फिर धान की होती है। जल्दी से बताइए किसकी होती है C50 या प्रताप वेराइटी। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है प्रताप या C50 तो ये होती है तिल की। किसकी होती है यार, तिल की एक उन्नतशील वेराइटी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी ऐसी फसल है जो कि यार लेगुमिनेसी क्रॉप नहीं होती है, अर्थात लेगुमिनेसी फैमिली से नहीं बिलोंग करती है। तो जल्दी से बताएंगे, अरहर होती है, उड़द होती है, सोयाबीन होती है, फिर ज्वार होती है। जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि यार लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। अरहर, उड़द, सोयाबीन या फिर ज्वार। जल्दी से बताइए कौन सी फसल है, उड़द, अरहर, सोयाबीन या ज्वार। तो कौन सी होती है यार, ज्वार होती है। क्योंकि अगर बात करते हैं इस ज्वार की फैमिली की तो इसकी होती है ग्रेमनी। कौन सी होती है यार, ग्रेमनी या ग्रासेस फैमिली होती है। यार ग्रेमनी को ही ग्रासेस फैमिली के नाम से जाना है। तो ज्वार की कौन सी फैमिली होती है यार, ग्रेमनी या ग्रासेस फैमिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेंडा मेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है। अब यार यहाँ पर जो वर्ड है ना ये आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ यार। 3 होते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है पेंडा मेथिलीन की भी उन्हीं में से एक है यार। कि अगर बात करते हैं फर्टिलाइजर का उपयोग तो 3 तरह से किया जाता है। एक किया जाता है यार फसल बुआई से पहले। ठीक है, इसे आप कैसे समझोगे यार, फसल बुआई से पहले, एक होता है अंकुरण से पहले और एक होता है अंकुरण के बाद। ठीक है, एक होता है अंकुरण से पहले, एक होता है अंकुरण के बाद। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर यही पूछा गया है कि पेंडा मेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थात यार फसल बुआई से पहले किया जाता है, अंकुरण से पहले किया जाता है, अंकुरण के बाद किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे यार कि जो पेंडा मेथिलीन है इसका प्रयोग कब किया जाता है। फसल बुआई से पहले किया जाता है, जो अंकुरण होता है इससे पहले किया जाता है, अंकुरण के बाद में किया जाता है। जल्दी से बताएं यार कि फसल की बुआई से पहले किया जाता है, अंकुरण के पहले किया जाता है, अंकुरण के बाद किया जाता है। जल्दी से बताएंगे यार कि पेंडा मेथिलीन का प्रयोग कब किया जाता है। जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं पेंडा मेथिलीन के तो यार एकमात्र लगभग जो क्वेश्चन पूछ जाता है 99%। ठीक है, तो फसल बुआई से पहले फसल बुआई से पहले यार कि 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार कि फसल बुआई के पहले किसका प्रयोग कैसा है, पेंडा मेथिलीन का प्रयोग कैसा है। किसका कैसा है, पेंडा मेथिलीन का प्रयोग कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यार। अगर आपसे पूछा है जो पेंडा मेथिलीन है इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग यार फसल बुआई से पहले किया जाता है। कब किया जाता है, बुआई से पहले किया जाता है। अगर बात करते हैं अंकुरण से पहले, तो अंकुरण से पहले जिन फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है उनका नाम होता है यार अगर बात करते हैं अंकुरण से पहले। ठीक है, अंकुरण से पहले की अगर बात करते हैं जिसे यार प्री इमरजेंस के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, प्री इमरजेंस के नाम से जाना है। वो होते हैं मुख्यतः एट्रिजिन हुआ, सेमेजिन हुआ, बीटाक्लोर, मेचेट हुआ। और अगर बात करते हैं अंकुरण के बाद, तो अंकुरण के बाद मुख्यतः यार 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग कैसा है यार, अंकुरण के बाद में अगर पूछा जाता है तो अंकुरण के बाद में कैसा है 2,4-D या फिर यार सल्फोसल्फ्यूरान या फिर आइसोप्रोटेरान। ठीक है, यार 2,4-D और जो आइसोप्रोटेरान होता है तो इसका प्रयोग कब किया जाता है यार, अंकुरण के बाद में कैसा है, अर्थात पोस्ट इमरजेंस के रूप में कैसा है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। अगर पूछा जाता है बुआई से पहले, तो बुआई से पहले यार पेंडा मेथिलीन का प्रयोग कैसा है। अगर बात करते हैं अंकुरण से पहले अर्थात प्री इमरजेंस के रूप में, तो प्री इमरजेंस के रूप में यार एट्राजिन, सिमेजिन और जो बीटाक्लोर होता है तो इसका मुख्यतः प्रयोग कैसा है, प्री इमरजेंस के रूप में। और अगर बात करते हैं पोस्ट इमरजेंस के रूप में अर्थात अंकुरण के बाद, तो अंकुरण के बाद मुख्यतः 2,4-D और आइसोप्रोटेरान का प्रयोग कैसा है। ठीक है, तो इन पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछाएगा मोथे का प्रवर्धन किया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे यार जो मोथा होता है तो इसमें प्रोपेगेशन के लिए किस विधि का अप्लाई किया जाता है, बीज विधि का
तना विधि का, पत्ते विधि का या फिर प्रकंद विधि का। जल्दी से बताएंगे कि जो मोथा होता है तो इसका प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा या फिर प्रकंद के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि मोथे का प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है, प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, बीज होगा, तना होगा, पत्ती होगा या फिर प्रकंद होगा। जल्दी से बताएंगे कि मोथे का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछता है मोथे का प्रवर्धन तो ये कैसा है, प्रकंद के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है, प्रकंद के द्वारा। जिसको यार अगर बात करते हैं इंग्लिश नेम तो यार इसको राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किया जाता है राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, प्रकंद या राइजोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। अब जल्दी से बताएंगे यार ये जो फिफ्थ प्रयोगशाला है अब ये होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए फिर बता देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। जल्दी से बताएंगे, सन बतानी है आपको कि 1905 में की गई थी, 1911 में की गई थी, 1936 में की गई थी या फिर 1929 में की गई थी। जल्दी से बताएंगे जो फिफ्थ प्रयोगशाला है क्या है, फिफ्थ प्रयोगशाला है तो इसकी स्थापना बिहार में कब की गई थी, सन बताना है आपको। जल्दी से बताएंगे 1905 में की गई थी, 1911 में करी गई थी, 1936 में की गई थी या फिर 1929 में की गई थी। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होता है 1905। यार अगर आपसे पूछा है प्रयोगशाला, फिफ्थ प्रयोगशाला के बारे में तो इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। अब ये होती क्या है, जैसे कि हमने बताया था पूसा होता है, अर्थात यार पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। यार पूसा की स्थापना 1905 में बिहार में की गई थी। कहाँ पर की गई थी यार, पूसा की जो स्थापना 1905 में बिहार में की गई थी। और इसकी अगर बात करते हैं फुल फॉर्म की तो फिफ्थ ऑफ यूएसए क्या होती है यार, फिफ्थ ऑफ यूएसए इसकी फुल फॉर्म होती है। इसलिए यार यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी यार, पूसा की स्थापना यार 1905 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तिल फसल किस कुल से संबंधित होती है। आपको जल्दी से बताना है तिल कौन सी परिवार या फिर कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। जल्दी से बताएंगे एस्ट्रेसी से, यूरोफोबिएसी से, पेरलिएसी या फेबिसी से। जल्दी से बताएंगे तिल का फसल यानी जो तिल फसल है तो इसका कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है, परिवार कौन सा होता है। एस्ट्रेसी होती है, यूरोफोबिएसी होता है, पेरलिएसी होता है या फिर फेबिसी होता है। जल्दी से बताइए कि तिल का परिवार या तिल का जो कुल है ये कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ सभी बच्चे, तो जल्दी से बता दीजिए कि तिल का परिवार कौन सा होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे तिल किस कुल से या किस परिवार से बिलोंग करती है। तो यार अगर बात करते हैं तिल तो इसका जो कुल होता है वो क्या होता है, पेडलिएसी होता है। कौन सा होता है यार, पेडिलिएसी होता है। ठीक है, कौन सा होता है, पेडिलिएसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संकर मक्का की बीज दर क्या होती है। तो आपको बतानी है यार हाइब्रिड जो मेज होता है तो इसकी सीड रेट क्या होती है। तो जल्दी से बताएंगे 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 15 से 20 होती है, 20 से 25 होती है, फिर 25 से 30 होती है। जल्दी से बताएंगे कि जो संकर मेज है अर्थात हाइब्रिड मेज है तो इसकी सीड रेट क्या होती है। जल्दी से बताएंगे संकर मक्का की बीज दर क्या होती है। 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए, ये सुबह ही हमने क्लियर किया था तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे यार संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है। 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताएंगे। तो यार अगर आपसे पूछा है हाइब्रिड मेज तो इसकी सीड रेट होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है यार, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यार अगर आपसे पूछा था संकर मेज की सीड रेट तो इसकी होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिप्सम में कैल्शियम कितने % होता है। अब यार यहाँ पर आपसे पूछा है कैल्शियम की मात्रा। तो जल्दी से बताएंगे कि जो जिप्सम होता है तो इसमें कैल्शियम कितना होता है, 29% होता है, 19% होता है, 39% होता है या फिर 26% होता है। जल्दी से बताएंगे कि जिप्सम में जो कैल्शियम होता है ये कितना % होता है। जल्दी से बताएंगे 29% होता है, 19% होता है, 39% होता है या फिर 26% होता है। जल्दी से बताएंगे कि जिप्सम में कैल्शियम कितना होता है। यार हाँ अगर आपसे पूछा था कैल्शियम के बारे में तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यार जिप्सम में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। यार हाँ अगर बात करते हैं जिप्सम तो जिप्सम में यार हाँ 2 न्यूट्रेंट पाए जाते हैं, एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है सल्फर। कौन कौन से पाए जाते हैं यार, कैल्शियम और सल्फर दोनों ही पाए जाते हैं। अब अगर बात करते हैं यार कैल्शियम, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्शियम कितना पाए जाता है। तो यार कैल्शियम होता है 29%। कितना होता है यार, 29% होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है यार कैल्शियम के बारे में तो कैल्शियम कितना होता है, 29% होता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है यार कि जो जिप्सम में सल्फर होता है ये कितना पाइता है। तो जल्दी से बताइए सल्फर कितना होता है जिप्सम में। जल्दी से बताएंगे सल्फर कितना होता है। तो ये होता है 23%। कितना होता है यार, 23% होता है।
ठीक है, दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा है जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा, तो जिप्सम में कैल्शियम होता है 29%, और अगर आपसे पूछा है सल्फर की मात्रा, तो सल्फर कितना होता है 23% होता है। कितना होता है 23% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। और इसके साथ साथ याद रखें, इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से बताएंगे यार रखा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। एक और बात देख लीजिए यार, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यार हाँ इसी में से अगर पूछा जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, क्या होता है हाफ H2, तो जल्दी से बताइए हाफ H2 किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में क्या होता है 2H2 होता है कैल्शियम सल्फेट के बाद में, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2 मिलता है तो ये क्या होता है यार हम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा था कि जिप्सम का फॉर्मूला, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। अर्थात आपको बताना यार सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज होती है, गेहूं में जो सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ, फूल आते समय, शीश से जड़ी जमते समय, दूध या अवस्था या फिर गांठ बनते समय। जल्दी से बताएंगे कि जो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है यार हाँ, इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है गेहूँ की, वो कौन सी होती है। जल्दी से बताएंगे जो फूल आते समय, शीश जड़े जमते समय, दूधिया अवस्था या फिर गांठ बनते समय। जल्दी से बताएंगे कि कौन सी यार क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। तो जल्दी से बता दीजिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को यार हाँ बार बार पढ़ा होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है। तो कौन सी होती है यार हाँ, शीश जड़े जमते समय। कौन सी होती है यार हाँ, शीश जड़े जमते समय, अर्थात यार हाँ CRI स्टेज। कौन सी होती है CRI स्टेज, जो कि कितने दिन बाद में निकलती है 21 दिन बाद में निकलती है सोविंग करने के। और अगर बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होती है क्राउन रूट इनिशिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है 21 दिन बाद में ये निकलती है। और इसको सबसे पहले देखा गया था BL भारद्वाज के द्वारा। किसके द्वारा देखा गया था, BL भारद्वाज के देखा गया था। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है। तो जल्दी से बता दिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है। तो जल्दी से बताइए, मक्के में होती है, सोयाबीन में होती है, धान में होती है, फिर ज्वार में होती है। जल्दी से बताएंगे कि जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है। मक्के में होती है, सोयाबीन में होती है, धान में होती है, फिर ज्वार में होती है। जल्दी से बताएंगे कि जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल की एक मुख्य बीमारी होती है। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मुख्यतः दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो खैरा बीमारी है, ठीक है, दोनों टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो खैरा बीमारी होती है ये किस फसल की होती है। तो ये होती है धान फसल की। किसकी होती है यार, धान फसल की होती है। सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है कि जो खैरा बीमारी होती है, ठीक है, जो खैरा बीमारी है तो इसके यानी किस पोषक तत्व की कमी से, किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। तो ये होता है यार जिंक पोषक तत्व की कमी से। ठीक है यार, अगर आपसे पूछा था खैरा बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो ये होती है जिंक या जस्ते की कमी से। जिंक या जस्ते की कमी से यार हाँ ये रोग होता है। और किस में होता है, धान फसल में होता है। अगर बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो इसका कंट्रोल कैसा है, जिंक सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है यार, इसका कंट्रोल कैसा है, जिंक सल्फेट के द्वारा। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। अगर पूछा था यार खैरा बीमारी, तो ये खैरा बीमारी होती है धान फसल में। और अगर पूछा था किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो ये होती है जिंक पोषक तत्व की कमी से, अर्थात यार जिंक या जस्ते की पोषक तत्व की कमी से होती है। और अगर बात करते हैं इसका कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल कैसा है, जिंक सल्फेट के द्वारा। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा गंगा 2 किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताएंगे गंगा 2 किसकी एक उन्नतशील वैरायटी होती है। मक्के की होती है, ज्वार की होती है, बाजरे की होती है, फिर गेहूं की होती है। जल्दी से बताएंगे कि गंगा 2 किसकी एक उन्नतशील वैरायटी होती है। मक्के की होती है, ज्वार की होती है, बाजरे की होती है, फिर गेहूं की होती है। जल्दी से कमेंट करिए किसकी होती है गंगा 2। तो ये होती है मक्के की। अर्थात यार डायरेक्ट आपको याद रखना गंगा सीरीज। ठीक है, डायरेक्ट आपको सीरीज याद रखना है कि गंगा सीरीज किसकी होती है, मक्के की होती है। अर्थात यार गंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 4 या 5। ठीक है, गंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 4 या 5 यानी जितनी भी है सीरीज, तो यार गंगा सीरीज किसकी होती है, मक्के की एक उन्नतशील वैरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है। अर्थात आपको बताना यार सेफ्लोर में ऑयल कंटेंट के बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो ऑयल कंटेंट होता है सेफ्लोर में ये कितना होता है। 45 से 50% होता है, 40 से 45% होता है, 22 से 36% होता है, फिर 50 से 55% होता है। जल्दी से कमेंट करिए जो सेफ्लोर है इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है।
तेल की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। 45 से 50% होती है, 40 से 45% होती है, 22 से 36 होती है, या फिर 50 से 55% होती है। जल्दी से बताइए जो सेफ्लो हो रही है इसमें यार ऑयल कंटेंट कितना होता है। तो इसमें होता है 22 से 36%। कितना होता है यार सूरजमुखी के जो बीज होते हैं तो इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है, 22 से 36% होती है। कितनी होती है, 22 से 36% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ड्राई फार्मिंग अर्थात यार शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। अर्थात आपको वे क्षेत्र बताने हैं जहाँ कितनी वर्षा होती है, वहाँ पर यार शुष्क फार्मिंग अर्थात यार जो ड्राई फार्मिंग है इसको अप्लाई कैसा है। तो जल्दी से बताइए वे क्षेत्र जहाँ पर कितनी वर्षा होती है, ये आपको बताना है। कितनी वर्षा होगी जब हम यार ड्राई फार्मिंग को प्रयोग में लाते हैं, अर्थात 1000 मिलीमीटर से कम होगी, अधिक होगी, या फिर 750 मिलीमीटर से कम होगी, या फिर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अर्थात वे क्षेत्र जहाँ पर कितनी वर्षा होती है जब यार हम ड्राई फार्मिंग को अप्लाई करते हैं। अर्थात यार वे क्षेत्र जहाँ पर 750 होते हैं अर्थात 750 से अधिक मिलीमीटर वर्षा होती है, 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, 750 से 1000 मिलीमीटर के समथिंग वर्षा होती है, फिर 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अर्थात हम वे क्षेत्र अर्थात कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ड्राई फार्मिंग को अप्लाई किया जाता है जहाँ की वार्षिक वर्षा क्या होती है। तो यार वे क्षेत्र जहाँ पर 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर यार ड्राई फार्मिंग को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बताइए इसबगोल का वानस्पतिक नाम। तो जल्दी से बताइए यार इसबगोल का जो बोटेनिकल नेम होता है ये क्या होता है। केसिया अंगोस्टिफोलिया होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियम होता है, या फिर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। जल्दी से बताएंगे यार इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या होता है। केसिया अंगोस्टिफोलिया होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियम होता है, या फिर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। जल्दी से बताएंगे कि इसबगोल का बोटेनिकल नेम क्या होता है अर्थात वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो यार अगर आपसे पूछता है इसबगोल तो इसका वानस्पतिक नाम अर्थात बोटेनिकल नेम क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा। क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा होता है। और अगर आपसे पूछा था यार इसबगोल तो इसके किस प्लांट पार्ट का यूज़ किया जाता है अर्थात यार इसका मुख्यतः मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है यार मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। और अगर बात करते हैं किस प्लांट पार्ट का तो इसकी भूसी होती है। कौन सी होती है यार, भूसी। ठीक है यार कि इसबगोल की भूसी का मेडिसिनल यूज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति होती है। ठीक है, आपको बताया गया है कि जो सुपर स्टार है किसकी वेरायटी होती है यार, गुलाब की प्रजाति होती है। लेकिन आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया यह किस वर्ग से संबंधित अर्थात यार इसे किस श्रेणी में रखा गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि जो सुपर स्टार है गुलाब की प्रजाति होती है तो इसे किस वर्ग में रखा गया है। हाइब्रिड ट्री के श्रेणी में रखा गया है, फ्लोरीबंडा में रखा गया है, पॉलीएंथा में रखा गया है, फिर मिली एचर में रखा गया है। जल्दी से बताएंगे कि जो सुपर स्टार है इसे किस वर्ग में रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है। हाइब्रिड ट्री की श्रेणी में, फ्लोरीबंडा की श्रेणी में, पॉलीएंथा की श्रेणी में, या फिर मिनी एचर की श्रेणी में। जल्दी से बताइए सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति होती है तो इसे किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसे रखा गया है हाइब्रिड टी की श्रेणी में। किस में रखा गया है, हाइब्रिड टी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए सारी मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है। तो बता दीजिए, कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा वैसे कि अगर बात करते हैं सारी मृदा तो इसका सुधार किसके द्वारा किया जाता है अर्थात किस केमिकल का आप प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए, चूने का प्रयोग करोगे, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करोगे, जिप्सम का प्रयोग करोगे, फिर जिंक सल्फेट का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए कि जो सारी मृदा है तो इसके सुधार के लिए अर्थात इसके रिक्लेमेशन के लिए आप किस रसायन या किस केमिकल का प्रयोग करोगे। चूने का प्रयोग करोगे, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करोगे, जिप्सम का प्रयोग करोगे, फिर जिंक सल्फेट का प्रयोग करोगे। जल्दी से बताइए, सारी मृदा का आपको सुधार करना है, रिक्लेमेशन करना है तो इसके लिए आप किस केमिकल या किस केमिकल का प्रयोग करोगे। चूने का प्रयोग करोगे, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करोगे, जिप्सम का प्रयोग करोगे, फिर जिंक सल्फेट का प्रयोग करोगे। तो यार अगर बात करते हैं सारी मृदा तो सारी मृदा का जो सुधार किया जाता है तो इसका यानी इसका जो सुधार किया जाता है, इसका जो रिक्लेमेशन किया जाता है ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, सारी मृदा का सुधार तो ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था अम्लीय मृदा तो अम्लीय मृदा का जो सुधार किया जाता है, इसका जो रिक्लेमेशन किया जाता है अम्लीय मृदा का तो ये किया जाता है चूने के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यार, अगर पूछा जाता है अम्लीय मृदा तो इसका सुधार किया जाता है चूने के द्वारा। और अगर पूछा जाता है सारी मृदा तो सारी मृदा का जो सुधार किया जाता है ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा पोषक तत्व है अर्थात आप याद रखा कि हमने जिसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे यार एनर्जी करेंसी के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है। तो जल्दी से बताइए, पोटास को जाना जाता है, फास्फोरस को जाना जाता है, बोरोन को जाना जाता है, फिर जस्ते को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि एनर्जी करेंसी के नाम से किसे जाना जाता है अर्थात किस पोषक तत्व को यार एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। पोटास को जाना जाता है, फास्फोरस को जाना जाता है, बोरोन को जाना जाता है, फिर जस्ते को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि ऊर्जा मुद्रा किस नाम का यानी कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसे यार एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है।
तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था यार हाँ ऊर्जा मुद्रा के बारे में। तो यार एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है? फास्फोरस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फास्फोरस को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी क्या है? बीज द्वारा अगर आप प्रोपेजेंस कर रहे हो किसी भी प्लांट का, ठीक है, किसी भी अगर मान लीजिए कोई सी भी जो प्लांट है उसका अगर आप प्रोपेजेशन सीड के द्वारा कर रहे हो तो उसकी कमी क्या होती है ये आपको बतानी है। जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। यह एक कठिन विधि है, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती है, पौधे असामान्य कम ओजपूर्ण होते हैं, पौधे मात्र पौधे से सदृश नहीं होते हैं। जल्दी से बताएंगे कि बीज द्वारा जो पौधे किए जाते हैं अतः प्रवर्धन किया जाता है, इसकी एक मुख्य समस्या क्या होती है? यह एक कठिन विधि होती है, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती हैं, पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, या पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं। तो अब यार हाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर कमी नहीं है, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है या फिर कैसे भी इसमें चेंज है। क्योंकि अगर बात करते हैं यार हाँ इस क्वेश्चन के बारे में तो यार बीज द्वारा सबसे पहले यार कठिन विधि नहीं होती है बल्कि सरल विधि होती है। ठीक है, आप सीड को ग्रो करोगे तो सीड आसानी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ओके, नेक्स्ट पर आ जाइए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती है, तो ये सही है। ठीक है, नई संकर किस्में यार सीड से प्राप्त नहीं की जा सकती है, अर्थात ये आपका सही ऑप्शन है। सेकंड और बढ़ते हैं कि पौधे असामान्य अर्थात यहाँ पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, तो ये भी सही है। क्योंकि यहाँ अगर आप बीज का प्रयोग करोगे, ठीक है, जो प्रवर्धन करने के लिए या फिर नए प्लांट के लिए अगर आप यहाँ सीड का प्रयोग करोगे तो उससे कम ओजपूर्ण प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं। पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं अर्थात सदृश अर्थात एक समान नहीं होते हैं। तो यार हाँ भाई ऐसा अगर देखने को मिलता है यार हाँ कि अगर आप सीड को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, सीड को आप जब भी ग्रो करोगे तो उसके समान होगा, बिल्कुल उसके समान होता है, अर्थात यार हाँ उसका हूबहू प्राप्त होता है। अर्थात यार फर्स्ट और जो लास्ट ऑप्शन है ये गलत है, लेकिन अगर बात करते हैं इन दोनों ऑप्शन की तो ये दोनों ऑप्शन राइट है। अर्थात इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, या तो उसने गलत लिखा है या कुछ ना कुछ तो इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको क्लियर कर ही दिया है कि अगर पूछा जाता है हाँ मुख्य कमी क्या होती है, तो यार हाँ इसकी मुख्य कमी यही है कि इसमें क्या होती है विभिन्नता ही नहीं मिलती है। क्या होती है यार हाँ कि सीड के द्वारा अगर किसी भी प्लांट का जो प्रोपेगेशन किया जाता है तो उसकी यार हाँ एक मुख्य समस्या होती है, उसमें विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलती है, और एक तो उससे नई संकर किस्में नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये उसकी समस्या होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए कंटेंट होता है? तो सबसे ज़्यादा बताइए यार हाँ सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है तो ये सबसे ज़्यादा किस पाया जाता है? आम में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, फिर केले में पाया जाता है? जल्दी से बताइए कि आम में होता है, पपीते में होता है, संतरे में होता है, फिर केले में होता है? जल्दी से बताइए कि कौन से फल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए कंटेंट होता है? आम में होता है, पपीते में होता है, संतरे में होता है, फिर केले में होता है? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए यार हाँ कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए कंटेंट किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है? आम में होता है, पपीते में होता है, संतरे में होता है, फिर केले में होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो ये होता है आम में। सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए यार हाँ विटामिन ए तो ये होता है आम में, और अगर बात करते हैं आम के बाद तो सबसे ज़्यादा यार हाँ आम में होता है, उसके बाद में पपीते में होता है। ठीक है, आम में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में होता है पपीते में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है? अंगूर होता है, चीकू होता है, लीची होता है, फिर केला होता है? जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है? अंगूर होता है, चीकू होता है, लीची होता है, फिर केला होता है? जल्दी से बताइए कि एक बीजपत्री कौन सा होता है? अंगूर होता है, चीकू होता है, लीची होता है, फिर केला होता है? तो यार अगर बात करते हैं एक बीजपत्री के बारे में तो कौन सा होता है? केला होता है। एक बीजपत्री कौन सा है यार हाँ? केला होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि स्फेग्नम घास बहुत उपयुक्त है, अर्थात किसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? गुटी हेतु, कलिकायन हेतु, कलम बंधन हेतु, या फिर इनार्चिंग हेतु? जल्दी से बताएंगे कि स्फेग्नम घास बहुत उपयुक्त मानी जाती है। गुटी हेतु, कलिकायन हेतु, कलम बंधन हेतु, या फिर इनार्चिंग हेतु? सबसे उपयुक्त किसके लिए माना जाता है? गुटी हेतु माना जाता है, कलिकायन हेतु माना जाता है, कलम बंधन हेतु माना जाता है, फिर इनार्चिंग क्रिया के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है? जल्दी से बताइए स्फेग्नम घास। तो यार अगर बात करते हैं स्फेग्नम घास तो ये सबसे उपयुक्त माने जाते हैं गुटी हेतु। किसके लिए यार है? गुटी हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए? तो जल्दी से बताएंगे जेली थर्मामीटर का प्रयोग कैसा है, जेल मीटर का प्रयोग कैसा है, लैक्टोमीटर का प्रयोग कैसा है, फिर हाइड्रोमीटर का प्रयोग कैसा है? जल्दी से बताएंगे यार पेक्टिन टेस्ट अर्थात यार जो पेक्टिन टेस्ट है ये किसके द्वारा किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताएंगे जेली थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, जेल मीटर के द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, फिर हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो ये किया जाता है जेल मीटर के द्वारा। यार हाँ जो पेक्टिन टेस्ट है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जेल मीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फलों को किस तापक्रम पर
फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है? तो जल्दी से बताइए कि जो संसाधित किया जाता है, जो प्रोसेसिंग की जाती है इसका, तो फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या फिर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या फिर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अर्थात इसकी प्रोसेसिंग या फिर इसका संसाधित कब कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? तो जल्दी से बताइए फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है? 100 पर, 90 पर, 110 पर, या फिर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर बात करते हैं फलों को किस तापक्रम पर, तो इसे रखा जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही फलों को संसाधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द्विवर्षीय फसल एक मुख्य ज्वलंत समस्या होती है। तो जल्दी से बताएंगे द्विवर्षीय फसल एक मुख्य ज्वलंत समस्या किसकी होती है? अर्थात किस फ्रूट की होती है ये समस्या? खजूर में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, बेर में पाई जाती है, फिर केले में पाई जाती है? तो ये समस्या देखी जाती है मुख्यतः आम फसल में। किस में देखी जाती है? आम फसल में देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस उत्पाद के परिरक्षण के लिए, अर्थात किस उत्पाद के प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? तो जल्दी से बता देंगे। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यहाँ, आपको पता होगा वैसे इसका, कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस फ्रूट के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है? टमाटर सॉस के लिए, आंवले का मुरब्बा के लिए, कार्डियल के लिए, फिर सेब का जैम के लिए? जल्दी से बताएंगे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसके परिरक्षण के लिए किया जाता है? टमाटर सॉस के परिरक्षण के लिए, आंवले के मुरब्बा, फिर या कार्डियल, या फिर सेब का जैम? जल्दी से बताएंगे सोडियम बेंजोएट किसके प्रिजर्वेशन के लिए मिलाया जाता है? टमाटर सॉस के लिए, आंवले के मुरब्बा के लिए, कार्डियल के लिए, या फिर सेब के जैम के लिए? जल्दी से बताइए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए कैसा है? तो यहाँ अगर बात करते हैं सोडियम बेंजोएट, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कैसा है? टमाटर सॉस के नियंत्रण के लिए। किसके लिए कैसा है? यहाँ टमाटर सॉस है, तो इसी की प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ सोडियम बेंजोएट का सबसे ज़्यादा प्रयोग कैसा है? ठीक है, आपको पता होगा वैसे यार हाँ, कि अगर आपसे पूछा था किस उत्पाद के, अर्थात यार फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए मुख्यतः यार हाँ 2 केमिकलों का प्रयोग कैसा है? और अगर बात करते हैं 2 केमिकल, तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सोडियम बेंजोएट, जिसका प्रयोग है रंगीन फलों के प्रिजर्वेशन के लिए यार हाँ किसका प्रयोग कैसा है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कैसा है? इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद है कि यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, यार हाँ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का भी फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए ही प्रयोग कैसा है? लेकिन अब यार हाँ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग मुख्यतः रंगहीन फलों के लिए। किसके लिए कैसा है? यार हाँ रंगहीन फलों के लिए यार पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कैसा है? और अगर बात करें रंगीन फलों के लिए, तो रंगीन अर्थात यार हाँ कलर फ्रूट के लिए किसका प्रयोग कैसा है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कैसा है? अब इसका प्रयोग यार हाँ रंगहीन फलों में ही क्यों कैसा है? तो इसका रीज़न मुख्यतः याद रखो ये होता है। ठीक है, जो पोटेशियम होता है तो ये क्या करता है? जो रंगीन फल होते हैं, ठीक है, जो पोटेशियम कंटेंट होता है, तो यार हाँ ये पोटेशियम ये क्या करता है? जो रंगीन फ्रूट होते हैं यानी रंगीन जो फल होते हैं, तो उसके कलर को उड़ा देता है। क्यों कर देता है यार हाँ? रंगीन को उड़ा देता है, इसलिए यार हाँ जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है इसका प्रयोग मुख्यतः कलरलेस अर्थात यार कलरलेस फ्रूट में ही किया जाता है, कलर्ड फ्रूट में नहीं किया जाता है। ठीक है, रीज़न आपको पता चल ही गया होगा। तो क्वेश्चन पर आ जाइए यार हाँ, कि क्वेश्चन आपसे पूछा है किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिला जाता है? तो किसके लिए यार हाँ? कलर्ड। ठीक है, कलर्ड अर्थात टमाटर सॉस के लिए यार हाँ सोडियम बेंजोएट का प्रिजर्वेशन के लिए मिला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि डीएपी में खाद में फास्फोरस की मात्रा बतानी है, अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट है, तो उसमें आपको बताना है फास्फोरस मात्रा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीएपी है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यार इसमें मुख्यतः 2 पाए जाते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है फास्फोरस। तो जल्दी से बताएं यार, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फास्फोरस की मात्रा, तो जल्दी से बताइए फास्फोरस कितना होता है? 18% होता है, 46% होता है, 16% होता है, फिर 42% होता है? जल्दी से बताइए कि डीएपी अर्थात जो खाद होता है तो इसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 18% होती है, 46% होती है, 16% होती है, फिर 42% होती है। तो यार अगर पूछा जाता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसमें होता है 18%। कितना होता है यार? हाँ, अगर आपसे पूछा डीएपी में, तो डीएपी होता है, तो इसमें अगर पूछा जाता है नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन कितना होता है? 18% होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फास्फोरस, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यार हाँ फास्फोरस कितना होता है? 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है यार? हाँ डीएपी में 18% और फास्फोरस कितना होता है? 46%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं, अर्थात प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, द्वितीय पोषक तत्व बोला जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है, फिर बेनिफिशियल पोषक तत्व बोला जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक पोषक तत्व के नाम से, द्वितीय पोषक तत्व के नाम से, सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से, या फिर लाभदायी पोषक तत्व के नाम से? जल्दी से बताएंगे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को किस नाम से जाना जाता है?
प्राथमिक पोषक तत्व के नाम से, द्वितीयक पोषक तत्व के नाम से, सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से या फिर लाभदायक पोषक तत्व के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है आपको पता होगा यार। अगर बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व की तो कौन कौन से होते हैं, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। अगर बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्व की, यहाँ द्वितीयक पोषक तत्व ही क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। क्या होते हैं यार, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं। क्या होते हैं यार, सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं। और अगर बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रेंट की तो यहाँ प्राइमरी न्यूट्रेंट कौन कौन से होते हैं, NPK क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था यार कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो ये क्या होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बीज रहित संकर किस्म है, बीज रहित संकर किस्म में सिंधु का क्रॉस है। अर्थात यहाँ जो सिंधु प्राप्त है, जो कि आम की वेराइटी होती है, तो सिंधु को किसके क्रॉस से प्राप्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए यार। दशहरी इंटू नीलम से प्राप्त की गई है, अल्फांसो इंटू नीलम के क्रॉस से प्राप्त की गई है, नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से प्राप्त की गई है, फिर रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया है। अर्थात यहाँ कौन कौन सी किस्म है जिनके क्रॉस से सिंधु वेराइटी को डेवलप किया गया है या प्राप्त किया गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सी, यानी कौन सा क्रॉस है, A, B, C या फिर D। क्रॉस आप देख सकते हो कि दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से, अल्फांसो इंटू नीलम के क्रॉस से, नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से या फिर रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से। जल्दी से बताइए कि सिंधु को किस क्रॉस से प्राप्त किया गया। तो इसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी यार। हाँ, कि शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी, RAS। क्या थी यार, हाँ कि RAS, अर्थात यार रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस यार सिंधु को प्राप्त किया गया था यार। हाँ, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी और शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे यहाँ, रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस यार सिंधु को प्राप्त किया गया था। और सिंधु क्या होती है यार, हाँ एक सीडलेस वेराइटी होती है यार। हाँ, कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु अर्थात यार आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो कि यार बीज रहित होती है। आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो कि यार बीज रहित होती है, तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाता है यार, सिंधु वेराइटी। कौन सी होती है यार, सिंधु वेराइटी यार सीडलेस वेराइटी होती है, जिसे यार हाँ कि इसे क्रॉस किया गया था रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से प्राप्त किया गया था, जिसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बताई RAS। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आचार में नमक की प्रतिशत क्या रखी जाती है। अर्थात इसके आचार को प्रिजर्वेशन करने के लिए जो नमक मिला जाता है, तो इसकी जो परसेंट मात्रा रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्द से ही बताइए, 1 से 5%, 15 से 20%, 5 से 10% या फिर 20 से 25%। अर्थात यार हाँ कि आचार को प्रिजर्वेशन करने के लिए या फिर उसका संरक्षण करने के लिए जो नमक की प्रतिशत मात्रा मिलाई जाती है, ये कितनी मात्रा होती है। 1 से 5%, 15 से 20%, 5 से 10% या फिर 20 से 25%। जल्दी से बताइए, आचार में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 1 से 5%, 15 से 20%, 5 से 10% या फिर 20 से 25%। तो यहाँ अगर बात करते हैं नमक की प्रतिशत मात्रा, तो होती है 15 से 20%। कितनी होती है यार, आचार के प्रिजर्वेशन करने के लिए जो नमक की प्रतिशत मात्रा होती है, ये होती है 15 से 20% मात्रा। कितनी होती है, 15 से 20% मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है। अर्थात यार हाँ आपको यूज़ करना है शहरों के निकट। ठीक है, शहरों के निकट आप रोपण की, अर्थात यानी जो प्लांटिंग सिस्टम होते हैं, तो उनमें से आप किस प्लांटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे शहरों के निकट किस मेथड को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, वर्गाकार मेथड को, आयताकार मेथड को, षटभुजाकार मेथड को या फिर क्विंकन्स मेथड को। जल्दी से बताएंगे कि शहरों के निकट रोपण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, षटभुजाकार विधि या फिर क्विंकन्स विधि। जल्दी से बताइए, शहरों के निकट सबसे उपयुक्त रोपण विधि कौन सी होती है, वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, षटभुजाकार विधि या फिर क्विंकन्स विधि, जिसे यहाँ पंचभुजाकार। ठीक है, जो पंचभुजी होती है, क्विंकन्स मेथड होता है वही। ठीक है, पूरक जिसे बोला जाता है पूरक विधि, क्विंकन्स के नाम से यहाँ पूरक विधि बोला जाता है। ठीक है, पूरक पौधा क्या होता है, जो कि बीच में लगाया जाता है। इसे देख लीजिए, अभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पूरक पौधा किसे बोला जाता है। तो यहाँ जो क्विंकन्स मेथड होता है, ठीक है, क्विंकन्स जो मेथड होता है, तो इसमें आपको पता होगा कि 4 पौधे लगाए जाते हैं और इसके मध्य में एक पौधा लगाया जाता है। ठीक है, 4 पौधों के मध्य में जो पौधा लगाया जाता है, तो इसे यार हाँ पूरक पौधा बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा है पूरक पौधे के रूप में किस प्लांट को सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो यार केला और पपीता है। ठीक है, केले और पपीते को यार सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं पूरक पौधे के रूप में। ये तो वहाँ हमारा बेसिक नॉलेज क्विंकन्स मेथड के बारे में। अब क्वेश्चन पर आइए यार हाँ कि क्वेश्चन है आपसे पूछा गया शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त समझी जाती है। तो हाँ अगर आपसे पूछा था शहरों के निकट सबसे उपयुक्त विधि तो कौन सी होती है, षटभुजाकार। क्योंकि आपको शहरों के निकट रोपण लेना है, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा पौधे संख्या होनी चाहिए। क्या है हमारा मुख्य टारगेट यही है कि व्यापार अच्छा होना चाहिए, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा पौधे संख्या होनी चाहिए। तो किस मेथड में होगी यार, हाँ षटभुजाकार में होगी। किस में होगी, षटभुजाकार में होती है। इसलिए यार शहरों के निकट रोपण की सबसे उपयुक्त विधि किसे माना जाता है, षटभुजाकार को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खुरपका और मुँह पक्का रोग में फुटपाथ
खुरपका एवं मुंहपका रोग में फुटपाथ निम्न में से किस औषधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ आपसे पूछा गया जो एफएमडी रोग होता है अर्थात फूड एंड माउथ डिजीज होती है, तो इसमें फुटपाथ किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए फुटपाथ के लिए यहाँ किस औषधि का प्रयोग करते हैं। फिनोविस का प्रयोग करते हैं, नीलेथोता का प्रयोग करते हैं, आयोडीन का प्रयोग करते हैं, फिर तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ जो एफएमडी रोग होता है अर्थात फूड एंड माउथ डिजीज होती है, तो इसके लिए यहाँ फुटपाथ किया जाता है। ठीक है, जो फुटपाथ किया जाता है तो इसके लिए यहाँ कि इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं अर्थात किस औषधि का आप प्रयोग करोगे, जल्दी से बताएंगे। फिनोविस का प्रयोग किया जाता है, नीलाथोता का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, फिर तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। फुटपाथ के लिए जल्दी से बताएंगे किसका प्रयोग किया जाता है। फिनोविस का प्रयोग किया जाता है, नीलाथोता का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, फिर तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। फुटपाथ, फुटपाथ नहीं होता बल्कि बात होता है। ठीक है, नहाना है यानी फुट को धोना है आपको, यानी उनके पैरों को धोना है, तो इसके लिए आप किस रसायन या किस औषधि का प्रयोग करोगे, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए यहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, नीलाथोता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फुटपाथ कराना है तो उसके लिए यहाँ नीलाथोता, और नीलाथोता होता क्या है, कॉपर सल्फेट को ही नीलाथोता के नाम से जाना जाता है। यहाँ कॉपर सल्फेट है तो इसे यहाँ नीलाथोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है, तो जल्दी से बताइए यार निम्न में से कौन सी ऐसी नस्ल है जो कि यार सबसे भारी है। ठीक है, गाय की कौन सी नस्ल है जो कि सबसे भारी है, तो जल्दी से बताइए। जर्सी होती है, होल्स्टीन फ्रीजियन होती है, गिर होती है, फिर राठी होती है। सबसे भारी नस्ल किसे माना गया है, जर्सी को माना गया है, होल्स्टीन फ्रीजियन को माना गया है, गिर को माना गया है, फिर राठी को माना गया है। जल्दी से बताइए गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि सबसे भारी है। जर्सी होती है, होल्स्टीन फ्रीजियन होती है, गिर होती है, फिर राठी होती है। कौन सी है सबसे भारी नस्ल, तो ये होती है होल्स्टीन फ्रीजियन अर्थात यहाँ HF। कौन सी होती है यहाँ गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है, ये होती है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है, यार वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है अंडा उत्पादन के लिए, ये आपको बताना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसे यहाँ मुर्गी अर्थात विश्व में प्रथम स्थान पर रखा गया है। रोड आइसलैंड रेड होती है, प्लाईमाउथ रोक होती है, रेड कॉर्निश होती है, फिर व्हाइट लेगोर्न होती है। जल्दी से बताइए कि विश्व में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है, रोड आइसलैंड रेड को, प्लाईमाउथ रोक को, रेड कॉर्निश को, या फिर व्हाइट लेगहॉर्न को किसे रखा गया है यार। हाँ, तो इसका राइट आंसर है व्हाइट लेगहॉर्न को। ठीक है यार। हाँ, अगर बात करते हैं अंडा उत्पादन के लिए तो विश्व में, ठीक है, जो वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर रखा गया है ये रखा गया है व्हाइट लेगहॉर्न को। और अगर बात करते हैं इसके द्वारा कितने अंडे दिए जाते हैं प्रति वर्ष, तो इसके द्वारा यार हाँ प्रति वर्ष 240 अंडे दिए जाते हैं। कितने दे दिए जाते हैं यार हाँ 240 अंडे प्रति वर्ष। कितने दिए जाते हैं 240 अंडे प्रति वर्ष दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार हाँ, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने के सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, अर्थात सबसे अच्छा तरीका किसे माना गया है। शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों के द्वारा, या फिर दांतों के द्वारा। जल्दी से बताइए कि पशुओं की आयु ज्ञात करने के सबसे अच्छा तरीका किसे है, अर्थात सबसे अच्छा मेथड किसे माना गया है। शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों के द्वारा, फिर दांतों के द्वारा। जल्दी से बताइए कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताइए कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका किसे माना जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को भी कई बार सोल्व किया है कि यार हाँ सबसे अच्छा तरीका की अगर बात की जाए सबसे अच्छे मेथड की, तो कौन सा होता है, दांतों के द्वारा। कौन सा होता है यहाँ सबसे अच्छा तरीका, ये होता है दांतों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गर्भावधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। यार हाँ ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, गर्भावधि में जो वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा ली जाती है, याद रखना कि आपको पूछना है, आपको बताना है रखा कि दूध की कितनी मात्रा रखी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है दूध की मात्रा कितनी रखी जाती है। तो जल्दी से बताएंगे, पॉइंट में भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पॉइंट में भी याद रखना है। तो जल्दी से बताएंगे गर्भावधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। 10 मिलीमीटर, 10.25 मिलीमीटर, या फिर 10.75 मिलीमीटर, या फिर 11 मिलीमीटर। यार हाँ यहाँ पर आपको पॉइंट में भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गर्भावधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा कितनी रखी जाती है। तो जल्दी से बताइए 10 मिलीमीटर, 10.25 मिलीमीटर, 10.75 मिलीमीटर, या फिर 11 मिलीमीटर। तो यार अगर बात करते हैं वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की मात्रा, तो ये रखी जाती है 10.75। ठीक है, 10.75 मिलीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 10.75 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक है, पॉइंट में आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यार ये क्वेश्चन पॉइंट में ही पूछा जाता है।
कितनी रखी जाती है? दूध की मात्रा ये रखी जाती है 10.75 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताएगा निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है। ठीक है, आपको बतानी है मृदुरेचक औषधि कौन सी है। तो जल्दी से बताइए मृदुरेचक औषधि कौन सी मानी जाती है। अरंडी का तेल होता है, कपूर होता है, एल्कोहल होता है, फिर लाइसोल होता है। जल्दी से बताएंगे कि मृदुरेचक औषधि कौन सी है। अरंडी का तेल होता है, कपूर होता है, एल्कोहल होता है, फिर लाइसोल होता है। जल्दी से बताइए कि कौन सी ऐसी औषधि है जो कि यार मृदुरेचक के तौर पर कार्य करती है। अरंडी का तेल होता है, कपूर होता है, एल्कोहल होता है, फिर लाइजोल होता है। तो इसका राइट आंसर है, अगर बात करते हैं मृदुरेचक के रूप में तो कौन कार्य करता है? अरंडी का तेल। जैसे कि आप अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो छोटा बछड़ा होता है, ठीक है, जो छोटा बछड़ा होता है तो उसे यार मृदुरेचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अरंडी का तेल दिया जाता है। ठीक है, मृदुरेचक के रूप में उसे क्या दिया जाता है? अरंडी का तेल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 650 मिलीमीटर, 1100 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर या फिर 1400 मिलीमीटर। जल्दी से बताइए कि भारत की जो औसत रेनफॉल है ये कितनी होती है? 650 मिलीमीटर होती है, 1100 मिलीमीटर होती है, 1200 मिलीमीटर होती है, फिर 1400 मिलीमीटर होता है। जल्दी से बताएंगे कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 650 मिलीमीटर, 1100 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर या फिर 1400 मिलीमीटर कितनी होती है? ये होती है। हाँ, अगर बात की जाए भारत की, तो जो भारत की जो औसत रेनफॉल होती है, ठीक है, जो एवरेज रेनफॉल होती है ये कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर। कितनी होती है? हाँ, 1200 मिलीमीटर। और अगर बात की जाए राजस्थान की, ठीक है, अगर बात की जाए राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है 575 मिलीमीटर। कितनी होती है? 575 मिलीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ यार। हाँ, अगर आपसे पूछे राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ये होती है 575 मिलीमीटर। और अगर आपसे पूछा है भारत के लिए, तो भारत के लिए जो औसत वार्षिक वर्षा है ये कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर। कितनी होती है? भारत के लिए 1200 मिलीमीटर और राजस्थान के लिए 575 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है यार भैंस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है, अर्थात यार गर्भधारण की औसत अवधि कितनी मानी जाती है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि क्या रखी जाती है? 310 दिन होती है, 280 दिन होती है, 350 दिन होती है, फिर 250 दिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है? 310 दिन होती है, 280 दिन होती है, 350 दिन होती है, फिर 250 दिन होती है। जल्दी से कमेंट करिए कितनी होती है गर्भधारण अवधि भैंस की। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए भैंस की गर्भधारण अवधि कितनी मानी गई है। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं गर्भधारण की औसत अवधि तो ये मानी गई है भैंस की, अगर ठीक है यार हाँ, भैंस की अगर पूछता है तो कितनी होती है? 310 दिन। और अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है गाय की जो गर्भधारण औसत अवधि होती है, गाय की अगर पूछता है तो कितनी होती है? 281 से 82 दिन। कितनी होती है यार हाँ? 281 से 82 दिन। और अगर बात की जाए भैंस की, तो भैंस की जो गर्भधारण की औसत अवधि होती है ये होती है 310 दिन। ठीक है, अगर बात करते हैं भैंस की, तो भैंस की गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है? 310 दिन। और अगर बात करते हैं गाय की, तो गाय की औसत अवधि कितनी होती है यार हाँ? 281 दिन। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोनों को ही जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो जल्दी से बता दीजिए, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे माना गया है? फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से। जल्दी से बता दीजिए कि सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन जिसे बोला जाता है, तो जल्दी से बताइए गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे माना गया है? फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से। जल्दी से बताइए कि गोल्डन रिवोल्यूशन है तो इसका संबंध किससे माना गया है? फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से या फिर दूध उत्पादन से। तो आपको पता होगा अगर बात की जाए हाँ गोल्डन रिवोल्यूशन, तो गोल्डन रिवोल्यूशन मतलब फल उत्पादन। किससे संबंध होता है यार हाँ? गोल्डन रिवोल्यूशन। तो इसका जो संबंध होता है ये होता है फल उत्पादन से। और अगर बात करते हैं इससे संबंधित व्यक्ति के बारे में, ठीक है, अगर बात करते हैं गोल्डन जो रिवोल्यूशन होते हैं इससे संबंधित व्यक्ति, तो कौन सा होता है? के एल चड्डा। ठीक है, डॉक्टर जो के एल चड्डा है तो यार हाँ गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं। कौन सा होता है यार हाँ? डॉक्टर के एल चड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की आबादी थी, अर्थात आपको संख्या बतानी है। ठीक है, आपको बताने आ रहा है 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की आबादी क्या थी? 60 मिलियन थी, 70 मिलियन थी, 75 मिलियन थी या फिर 80 मिलियन थी। ठीक है, 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की आबादी या फिर संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ा जाता है। अगर आपको नहीं आता है इसका राइट आंसर तो आप कमेंट करना, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपकी जब भी आएगी, अर्थात नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, वो बायो पर ही होगी। डोंट वेरी, आपसे ज़्यादा टेंशन हमें रहती है कि आपकी नेक्स्ट क्लास किस पर होनी चाहिए, इसलिए यार हाँ कि आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी वो बायो पर ही होगी। डोंट वेरी।
ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो यार इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। आपके लिए इतना स्ट्रगल किया है तो आपका इतना तो हक बनता होगा कि यार इस वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो तो उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इसी वीडियो की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आती है तो यार उस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर ऑफ जय हिंद, से बात, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।